नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इम्पॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हम हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर उनको टीवी पर महज 2 मिनट ही मिल पाते हैं, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। सबसे पहली खबर ये कि आज मतलब देश में जो है या दुनिया में ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। उसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ तेलंगाना के गवर्नर और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी ईद मिलादुन्नबी की सबको मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने कहा है कि मतलब जो भी ये त्यौहार है मुसलमानों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और हज़रत मोहम्मद साहब की जो भी चीज़ें हैं, चाहे उनकी इंसानियत से जो बातें हों या फिर धर्म से रिलेटेड जो बातें, उन सबको आगे बढ़ाया गया है। और इसी के साथ उन्होंने मुसलमानों को एक साथ रहने के लिए मतलब उनकी जो बातें उस पर अमल करने को बोला है। जी, सबसे पहले तो आप सभी को सियासत टीवी की तरफ से ईद उल मिलादुन नबी की ढेर सारी दिली मुबारकबाद। इसी के साथ साथ तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं और जो राज्यपाल है, उन्होंने भी ईद मिलादुन नबी का मुबारकबाद दिया है। इसी के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आज के स्पेशल दिन पे एक बड़ा आश्वासन दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान, यानी जो मेरी शासन है उसके दरमियान, जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं उनके विकास के लिए मतलब उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तो आज मिलादुन्नबी है और इस मौके पर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उन्होंने आश्वासन दिया है बड़े पैमाने पे कि जो मुस्लिम अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके विकास के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तो मुझे लगता है आज के दिन के लिए जो रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज की जो पहली खबर है अखबार की, वो लोकल की, वो ये है कि महेश कुमार गौड़ ने कल गांधी भवन में टीपीसीसी अध्यक्ष के पद की शपथ ली है और उनके साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के जो लीडर हैं, कांग्रेस लीडर्स, वो भी मौजूद रहे। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने उनको मतलब उनको जो है मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा है कि अब 2029 के इलेक्शन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के रास्ते पर हम कदम बढ़ा रहे हैं और इसमें हम कांग्रेस को और मजबूत करेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल गांधी का रास्ता जो है वो आसान करेंगे। साथ ही रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हम बहुत जल्द ही बीसी का जो वो होता है जातिगत जनगणना, वो कराकर कहीं ना कहीं जो ये वो पूरा जो है ये करा करके निकाय चुनाव करवाएंगे और इसमें जो होगा उसमें काफ़ी मतलब एक अगर वहाँ पे बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, तो उन्होंने बोला है कि हम बीसी समुदाय के लिए भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करेंगे भी। देखिए, कल रविवार महेश कुमार गौड़ ने यहाँ पे तेलंगाना प्रेसिडेंट जो कांग्रेस कमेटी है उसके वो सदर चुने गए, अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि अभी जब यहाँ पे रेवंत रेड्डी जो प्रेसिडेंट थे यहाँ तेलंगाना के, इसके पहले भी कई सारे नाम आए, लेकिन आखिरी में इस बात पे मोहर लगी कि महेश कुमार जो गौड़ हैं उनको यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सदर चुना गया। इसी के साथ कल इसी सभा में जो रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने ये कहा कि यहाँ के विकास के बारे में भी बात की। उन्होंने अपनी जो इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने लोगों से वादा किया था उसका भी जिक्र किया। उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया जो किसान के ऋण माफ़ किया गया उसको लेकर। इसी के साथ रेवंत रेड्डी, इसके पहले भी कहा जाता है कि रेवंत रेड्डी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके पहले भी उनकी कई सारी बातें सुनने को आ चुकी हैं, लेकिन इस दरमियान उन्होंने एक बार फिर जिक्र किया इस बात का कि महेश कुमार गौड़ तो तेलंगाना के प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो तो बन चुके हैं, लेकिन इसी के साथ अब हम सभी को मिलकर इस काम पर फोकस करने की ज़रूरत है कि 2029 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसी के साथ रेवंत रेड्डी ने जो केटीआर हैं, माफ़ कीजिएगा, जो हरीश राव है उन पे टिप्पणी की है, क्योंकि देखा गया लगातार किस तरह से बीआरएस की तरफ से कांग्रेस पे वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। जो कांग्रेस की तरफ से जो लगातार किसानों का जो ऋण माफ़, जो कर्ज है उसको माफ़ किया जा रहा था, उसके विपक्ष में भी जो बीआरएस और लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही थी, वो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि जो किसान हैं उनका जो हक है वो नहीं मिल रहा है। कांग्रेस तो सिर्फ वादा कर रही है, लेकिन जो किसान का जो असल जो कर्ज है उसको माफ़ नहीं कर रही है। इसी पर रेवंत रेड्डी ने कल इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि
जबकि हमने वादा किया था तो रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस नेता हरीश राव ने कहा था कि अगर 15 अगस्त तक 2 लाख रुपए ऋण माफ नहीं किए जाते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। रेवंत रेड्डी ने यह हरीश राव पर आरोप लगाया है कि अगर हरीश राव ने यह कहा था कि अगर कांग्रेस की तरफ से किसान का जो कर्ज माफ है अगर वो नहीं किया जाता है तो 15 अगस्त तक मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। अब उसी बात को लेकर रेवंत रेड्डी ने यह आरोप लगाया है कि कर्ज माफी हो चुके हैं तो अब आखिरकार हरीश राव के अपने पद का इस्तीफा देने की बात क्यों नहीं याद आ रही है। तो इसका उन्होंने जिक्र किया है। हमने देखा कि कांग्रेस जो है लगातार जो अपने, हालांकि इसके साथ साथ रेवंत रेड्डी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हमने सबसे पहले गवर्नमेंट में आते ही आते हैं महिलाएं जो हैं, जो लेडीज है, उनके जो सफर था, जो बस का उन्होंने वादा किया था कि हम फ्री में ट्रेवल कराएंगे, उस चीज को हमने पूरा किया। और इसी के साथ जो बीआरएस लगातार उन पर आरोप लगा रहे थे कि आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करके हरीश राव पे टिप्पणी की है। बिल्कुल सही बात है। और तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस जो भी मुख्य विपक्षी पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट बनती है तो उसको चलने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो रेवंत रेड्डी को वो वक्त अब मिल रहा है, क्योंकि जब वो बने थे उसके बाद वो चीज़ों को संभालना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद फिर लोकसभा का इलेक्शन आ गया और अब वो कहीं ना कहीं फ्री हुए हैं। अब यहाँ पे टीपीसीसी के भी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब वो कहीं ना कहीं खुल के काम करेंगे और उन चीज़ों पे काम करेंगे जिसके बेस पे वो यहाँ पे आए। बिल्कुल। और इसी बीच अब अगर चलते नेशनल खबर की तरफ तो नेशनल में दिल्ली से खबर सबसे ज़्यादा अहम मतलब है, जिसको हर एक अखबार ने अपनी सुर्खी बनाया है और हर एक अखबार की वो जो है मतलब क्या बोलते हैं फ्रंट पेज पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। संडे को अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बात की जिससे सबको शॉक लग गया। केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 दिन में सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। अब और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली में इलेक्शन होंगे तब जीत कर ही सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा वरना नहीं बैठूंगा। हालांकि दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी, पार्टी के ही किसी दूसरे नेता को सीएम बनाया जाएगा। और उनके साथ मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं थे, उनको भी जो है कहीं ना कहीं मतलब वो भी अपने पद पे नहीं रहेंगे और ये लोग लोगों से मिलेंगे, लोगों से राब्ता करेंगे, लोगों से मिल करके बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर जब इलेक्शंस होंगे तो ये फिर इलेक्शन लड़ेंगे और अगर जीत जाती है आम आदमी पार्टी तो फिर ये दोबारा सीएम बनेंगे या वो डिप्टी सीएम बनेंगे। इसी में फिर जो है आपको एक और बात बता देते हैं कि केजरीवाल 21 मार्च को शराब घोटाला में जो है उनको जो अरेस्ट किया था ईडी ने और 10 मई को 21 दिन की ज़मानत मिली थी। जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था उसमें इनको प्रचार करने के लिए थोड़े दिन की राहत मिली थी और उसके बाद 2 जून को दोबारा जेल चले गए थे और फिर जो है इनको 12 जुलाई को कोर्ट से ज़मानत मिली और 12 जुलाई को ही सीबीआई ने उनको मतलब वहीं पे अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया था और 13 सितंबर को कोर्ट से फिर उनको ज़मानत मिली और 15 सितंबर को मतलब कल जो है सीएम ने एक अपने जो वहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ पे एक क्या बोलते हैं एक उसको संबोधित किया और बिल्कुल और उसमें जो है उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफ़ा दे दूंगा। उनके इस्तीफ़े की खबर से एक तरफ जो है बीजेपी भी उन पे मतलब हमलावर हो गई है और देखा जाए तो दिल्ली की कांग्रेस भी उन पे हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि भाई आपको अगर इस्तीफ़ा ही देना था तो ये एक पहली बात तो ये कि 2 दिन का टाइम क्यों लिया ये, और फिर जब आपको इस्तीफ़ा देना था तो जब आप जेल गए थे तभी आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। देखिए, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर बाहर आए तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक है जी। हाल ही में हरियाणा में चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, इसके पहले भी जब लोकसभा चुनाव के दरमियान इनको निकाला गया था तो सबने यही कयास लगाया था कि इलेक्शन की टाइमिंग ड्यूरेशन को देखकर निकाला गया है। अब बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि अगर आपको मुख्यमंत्री के पद का इस्तीफा देना ही था, हालांकि जेल से जब अभी जमानत पर बाहर निकले हैं 2 दिन बाद इन्होंने ऐलान किया मुख्यमंत्री पद के जो है उससे इस्तीफा देने का। हमने देखा भी कि जब जमानत पर बाहर आए हुए हैं तो कई सारे इन पे आरोप लगे हुए हैं कि आपको ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, सिग्नेचर वगैरह कुछ नहीं करना। तो अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि अगर आपको इस्तीफा देना ही था तो सबसे पहले 2 दिन का वक्त ही क्यों, उसके बाद से आप चाहे तो जेल के दरमियान ही अंदर आप इस्तीफा दे सकते थे।
हमने देखा कि मनीष सिसोदिया जेल में थे, उसके बाद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और भी जो मंत्री गए जेल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हेल्थ मिनिस्टर थे। लेकिन केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि हम जेल में रहकर सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने अपनी बात पर खरा उतरा और देखा यह भी गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार जेल में रहने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब जब जेल से बाहर जमानत पे बाहर निकले हुए हैं तो उन्होंने इस्तीफा देने की बात की। हालांकि कुछ दिन पहले भी हमने पश्चिम बंगाल में देखा, ममता बनर्जी ने भी जो रेप मामले चल रहे हैं मेडिकल को लेकर, उन्होंने भी कहा था कि हम इस्तीफा देंगे। अब वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की लगातार यही कोशिश रहती है कि जो जिस राज्य में उनकी गवर्नमेंट ना हो वहां के मुख्यमंत्री किसी भी मामले में फंसकर वो इस्तीफा दें। केजरीवाल ने भी इस बात का जिक्र किया कि जहां पे गैर भाजपा के सीएम है, जहां पे भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर किसी भी तरह के कोई मामले आए लेकिन आपको इस्तीफा नहीं देना। आप अगर जेल में है तो जेल में रह के सरकार चलाएं। लेकिन वही अगर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं यादव, उन्होंने यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं, इनकी सोचे समझे साजिश है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि अगर दिल्ली की बात करें तो वहां पे इनके इस्तीफे देने के बाद से अभी हालांकि इस्तीफा दिया नहीं इन्होंने कहा है कि इस्तीफा देंगे। अब इस पे टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, लेकिन वही मुख्यमंत्री की जो इस्तीफे की बात सामने आई उसके बाद से बीजेपी और कांग्रेस तो लगातार हमलावर है। लेकिन वही केजरीवाल का यह कहना है कि जो इलेक्शन फरवरी में होने हैं वो पहले करा दिए जाए। महाराष्ट्र में नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो मुख्यमंत्री का यह कहना है कि पहले इलेक्शन हो जाए और हम डोर टू डोर पब्लिक से जाकर मिलेंगे और जनता जो है वो तय करेगी कि यहाँ का मुख्यमंत्री किसको बनना है। और हम नहीं चाहते कि मेरे ऊपर कोई आरोप है तो उस कुर्सी पे बैठकर मैं राजधानी को चलाऊं या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनूं। हालांकि बीजेपी ने यह भी कहा है कि आपने इस्तीफा देकर अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर ली है कि आपने गलती है तो आपने इस्तीफा दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी दांव पेच ये भी है कि मुख्यमंत्री को लेकर अब आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसमें तो आतिशी हर मामले में एक्टिव दिखती हैं, अब नाम उनका सामने आ रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। हालांकि जब इन्होंने इस्तीफे देने की बात कही तो उस टाइम हमने देखा मनीष सिसोदिया भी वहां पे मौजूद थे, सौरभ भारद्वाज भी वहां पे थे, आतिशी भी बैठी हुई थी, पंजाब के जो मुख्यमंत्री उनके बगल में बैठे हुए थे। तो सारे लोगों, ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक आकर इस्तीफे की बात कर दी, इसके पहले भी उन्होंने रोड मैप कुछ तैयार किया होगा, प्री प्लान किया होगा। लेकिन अब सबकी निगाह इस बात पे टिकी हुई है कि हाल ही में पड़ोसी राज्य देख ले, अगर हरियाणा की बात करें वहां पे इलेक्शन होने हैं, तो अब लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक चाल है और जो हरियाणा के इलेक्शन होने वाले हैं फिर जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होने वाले हैं तो उस पर अपना शिकंजा कसने के लिए मुख्यमंत्री का एक चाल है। अगर इनको इस्तीफा देना ही था तो चाहे तो जेल में रहकर भी इस्तीफा दे सकते थे। हालांकि बीजेपी कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है कि अगर ये इस्तीफा पहले दे दिए होते तो शायद जो दिल्ली में इतनी बड़ी जल संकट आया था वो नहीं आई होती, उस टाइम अच्छे कदम उठा लिए गए होते। शायद एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, 2 दिन का जो उन्होंने वक्त लिया है उसमें कल आतिशी ने बोला था कि आज संडे है और कल ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है तो 2 दिन ऑफिस बंद रहेंगे, तो हम मंगलवार को बैठ करके इस पे जो है हम पूरे जो भी उनके हैं एमएलएस उनको बुला करके एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद फिर जो नाम तय होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और सीएम साहब इस्तीफा दे देंगे। वही दूसरी एक चीज़, दूसरी बात एक और है कि आपने देखा होगा 15 अगस्त में झंडा मतलब झंडा तोलन के लिए झंडा उसके लिए मतलब एक लेटर लिखा था केजरीवाल ने जिसमें आतिशी का नाम दिया गया था कि आतिशी झंडा फहराएंगे। लेकिन वो खैर फिर एक और कंट्रोवर्सी नहीं झंडा फहरा पाई। तो अगर देखा जाए तो अभी तक नंबर 1 पे आतिशी ही हैं सीएम बनने के लिए, क्योंकि आतिशी हर चीज़ में आगे रहते हैं। और इस बीच भी जिस तरह से उनको फेम करके ऊपर दिखाया गया मीडिया में, हर एक बात को लेकर बेबाकी से बोलना और हर एक मामले में वही आगे, हमने देखा बीच में पानी जो जल संकट आया था वहाँ पे कैसे उन्होंने अनशन किया था, उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। हालांकि जब 15 अगस्त को झंडा तोलन की बात आई तो उसमें इनका नाम जो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था, मुख्यमंत्री ने दिया गया, तो अब इससे ये संकेत या ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके पहले रोड मैप तैयार कर लिए गए थे कि जमानत पर जेल से बाहर आने के तुरंत बाद इस्तीफा देने की शायद बात हो और उसके बाद आतिशी के नाम आ गया है। क्योंकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी में भी और भी कई कद्दावर नेता हैं, अगर हम मनीष सिसोदिया की बात कर ले, संजय सिंह की बात कर लें, और भी बहुत सारे नेता हैं। लेकिन आतिशी का चेहरा लाना हो सकता है कि केजरीवाल एक तो महिला कार्ड खेलना चाह रहे हो या उनको सामने लाकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन है या फिर महाराष्ट्र में आने वाला इलेक्शन है या और राज्य में आने वाला इलेक्शन है उसको वो भापना चाह रहे हो। बिल्कुल। इसी बीच केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मैं हर एक राज्य के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी केस में ईडी आपको अरेस्ट करती है, बीजेपी फोर्स करके उसको अरेस्ट करवाती है, तो आप इस्तीफा ना दें, आप जेल से ही सरकार चलाएं जिस तरह मैंने चलाई है। बिल्कुल। क्योंकि देखा जाए तो जब केजरीवाल जेल जा रहे थे तो भी ये कई लोगों ने ये बोला भी था कि आप अब केजरीवाल जेल जा रहे हैं, अब वो इस्तीफा देंगे तो दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा।
बीजेपी ने तो हर चीज़ पे, जहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती वो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करती है। अभी ये भी एक खबर सामने आ रही कि केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा देंगे, क्या वो सीएम हाउस छोड़ेंगे कि नहीं? ये भी बड़ी सवाल है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से सीएम हाउस को लेकर के एक बोला जाए उस पर धावा बोलती रहती है आप पे कि सीएम हाउस इतना आलिशान बना दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो अगर सीएम केजरीवाल जो है केजरीवाल कल इस्तीफा देते हैं और नया सीएम बनता है वहाँ पे, तो वो तो मतलब केजरीवाल उस घर पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको बीजेपी ने बनाया हुआ है। और उसके बाद ही अगर हम बात करें कि केजरीवाल जो ये स्टेप ले रहे हैं, इसके बाद मतलब जो और चुनाव होने वाले हैं उसमें वाकई इसका असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा का बेटा वो अपने आप को कहते हैं, हरियाणा में इसका मतलब बहुत असर पड़ेगा। और देखा जाए कि आपने सही कहा कि जब से केजरीवाल को ज़मानत मिली है, वो उनको बेल मिली है, तब से ही कहीं ना कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद हरियाणा का चुनाव बीजेपी अपने पक्ष में करने के लिए केजरीवाल को बाहर लाना पड़ा है उनको, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस जो है मजबूत है। अभी कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस ने आपसे अलायंस की बात की, लेकिन अलायंस पे बात बन नहीं पाई। 3 से 4 सीटें कुछ ऐसी थी जहाँ पे कांग्रेस का ये कहना था कि हमारे जो वहाँ के वो है मतलब क्या बोलते हैं लीडर्स, कार्यकर्ता जो ज़मीनी लेवल से वहाँ पे काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, हम आपको वो सीट नहीं दे सकते। इस पे बात बनी नहीं और अब दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें ये भी है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ पे अलग अलग चुनाव लड़ रही है तो वो वोट बटेगा, और अगर वो वोट बटेगा तो वो जाएगा किसे पे? जाएगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे अभी कुछ नहीं है। जिस तरह से पहलवानों के साथ वो हुआ, बदसलूकी हुई, जिस तरह से किसानों के साथ बदसलूकी हुई, देखा तो ये भी गया था कि उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे और जो वहाँ के वो थे और भी नेता थे बीजेपी के, वो कई बार किसानों से मिलने जा रहे थे तो उनको मिलने नहीं दिया गया, सीएम का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया गया, कई बार ऐसा भी देखा गया। तो वहाँ के लोग मतलब बहुत गुस्सा हैं बीजेपी से। लेकिन अगर इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी तो कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी के दोबारा आने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वोट जो है आपका शेयर हो रहा है। अगर हम आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन पर ये आरोप लगते रहे कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं जी। दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि जब इंडिया ब्लॉक, जब अलायंस की बात हो रही थी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए, तो आम आदमी पार्टी कुछ हद तक सहमति नहीं बन पा रही थी। हमने देखा बाद में ऐलान हुआ, उसके बाद से नतीजा ये रहा कि दिल्ली के एक भी लोकसभा सीट पे अलायंस का सीट नहीं आ पाया। हालांकि मनोज तिवारी जैसे नेता वहां पे जीत गए, कन्हैया कुमार को भी वहां पे हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वहां पे माना जाता है कि बिहार और यूपी की बात की जाए तो वहां पे अच्छी तादाद में वहां पे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार लग रहा था कि वहां पे जो कन्हैया कुमार है वो अपनी सीट निकाल लें। कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। ये भी देखा गया कि रैली के दौरान खुद मुख्यमंत्री वहां पर रोड शो किए, लेकिन उनके रोड शो के बाद भी केजरीवाल का न जीतना अपने आप में दर्शाता है कि वहां पे जो जमीनी हकीकत है या फिर जो केजरीवाल है जो अपने आप को जनता के बीच दिखाते हैं, कहीं ना कहीं उनके जाने से कोई असर नहीं हुआ। अगर आप कन्हैया कुमार की प्रचार कर रहे हैं और फिर भी कन्हैया कुमार का सीट न निकलना अपने आप में दर्शाता कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर आपके लिए रोड शो करें फिर भी जनता अगर आपके हित में वोट न करे तो अपने आप में सवालिया निशान है। अगर हम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमने देखा कि पंजाब में किस तरह से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन वहां पे आम आदमी पार्टी जाकर कांग्रेस की जो सत्ता थी उसको छीनकर खुद काबिज हो गई है। हरियाणा की बात करें तो वहां पे हमने देख रहा है कि किस तरह से जब से सीट बंटवारे चल रहे हैं, बीजेपी के लगातार कई बड़े नेता हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। उससे बीजेपी को पूरी तरह से लग चुका। और बीच में हमने किसान का मुद्दा देखा, कैसे आंदोलन हुए। फिर अगर हम पहलवान की बात कर लें, विनेश फोगाट, उनका भी काफी मामला हाईलाइटेड रहा। तो इसको देखते हुए लग रहा था कि जो हरियाणा में जाट समुदाय है या फिर और भी जो लोग हैं वो बीजेपी से कहीं ना कहीं खुश है। और उसके बाद बीजेपी पे लगातार एक एक करके नेताओं का इस्तीफा देना, तो इन सब चीजों से घेरते हुए देखा गया कि अब आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं, जो अरविंद केजरीवाल, उनकी टाइमिंग पे बाहर आना। तो अब ऐसा लोगों का मानना है कि वहां पे बीजेपी आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल करके उनके अंदर दोनों वोट, कांग्रेस का वोट में सेंध मारकर और बीजेपी खुद को आगे करके वहां पे वो जीतना चाहती है। देखा गया है किस तरह से अरविंद केजरीवाल जब इस बार जो बेल, जो माफ कीजिएगा, जो इनको जमानत की सुनवाई हो रही थी, वीडियो कुछ सामने आया तो उसमें ये देखा गया था कि मनीष सिसोदिया और आतिशी दोनों लोग बाकायदा फोन पे सामने टैब रखा था और केस की सुनवाई कर रहे थे और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग चल रही थी। अचानक 30 सेकंड बाद न्यूज आती है कि उनको जमानत मिल गई। हालांकि इसके पहले भी सुनवाई हुई तो ऐसे वीडियो क्यों नहीं आए,
इसके मतलब आपको पहले से अंदाजा लग चुका था कि इस बार के हेयरिंग में पक्का जमानत मिल जाने वाली है। तभी तो आपकी टाइम ड्यूरेशन इतनी तगड़ा है कि आपने बाकायदा उसका वीडियो रिलीज करवाते हैं और तुरंत उसको पब्लिश कर दे हैं। तो आखिर ये टाइम ड्यूरेशन कहाँ? इसके पहले भी ऑलरेडी कई मामले में उनकी सुनवाई हो चुकी है, तो इसके पहले वीडियो क्यों नहीं आया? और आपको कैसे पता था कि जमानत मिलने वाली, कि आपने एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आपने वीडियो शूट करवाया और उसको पब्लिश करवाया? तो ये कहने की अगर राजनीति एंगल में देखा जाए तो अंदर कहीं ना कुछ ऐसे मामले हैं, और जो राजनीतिकार बोल रहे हैं या फिर जो विपक्ष नेता हैं, अगर वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके अपने मायने होंगे। और वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि हरियाणा में किसकी बात बनती है और बीजेपी कितना वहां पे अपने काम जो है वो बेहतर कर पाती है। उनका शक कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह से आपने बोला कि वो उतने ड्यूरेशन का जो वीडियो था वो हम सब ने देखा कि जब उनको मतलब बेल मिली तो मनीष सिसोदिया और वो काफ़ी खुश थे, और सिर्फ उतना ही वीडियो वायरल किया मतलब डाला गया था सोशल मीडिया पे। तो इससे ये भी नज़र आता है कहीं ना कहीं मतलब ये पूरा प्री प्लान भी हो सकता है। और वहीं अगर हम हरियाणा की बात कर रहे थे तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहा है, और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। इस बीच वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं सबसे वरिष्ठ बीजेपी का नेता हूं और मैं एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, क्योंकि लोग मुझसे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि आप तो सबसे सीनियर नेता हैं। हालांकि अनिल ये जो है विज साहब, ये पहले जो है जब वहाँ पे खट्टर थे मुख्यमंत्री तो उनकी गवर्नमेंट में ये मंत्री थे, लेकिन जब वहाँ पे पूरा मुख्यमंत्री वगैरह सब बदले गए तो इनका भी मंत्री पद छीन लिया गया था। उसके बाद से ये सिर्फ एक एमएलए ही हैं। तो अब कहीं ना कहीं इनका दर्द छलक रहा है कि भाई हमको एक बार मुख्यमंत्री बनने दिया जाए, और इनकी ये मांग है कि एक वरिष्ठ नेता होने के नाते हम सबसे सीनियर हैं तो हमें एक बार मुख्यमंत्री बना जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर से कहीं ज़्यादा चर्चा हरियाणा में चल रही है। और हरियाणा में अगर आपने अनिल विज की बात की है, वो लगातार इसके पहले 6 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जब मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी छीनी गई और उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ जो अनिल विज है उनकी भी जो मंत्री पद है वो छीन ली गई। इसी के साथ इसके हरियाणा चुनाव ऐलान होने से पहले ही बीजेपी ने साफ तौर पर ऐलान कर चुकी है कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बनने के बाद फिर से नायब सिंह सैनी ही इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इसी बीच अनिल विज का बयान आना है कि हम भी अगर हमारी यहाँ पे सरकार बनती है तो हम भी सीएम के लिए दावेदारी पेश करेंगे। तो अपने आप में अब कह ले कि भाजपा के अंदर जो कमेटी है या भाजपा के अंदर जो है वो हलचल तेज हो चुकी होगी, क्योंकि अनिल विज एक बड़े नेता माने जाते हैं और हरियाणा में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जी, लगातार वो 6 बार एमएलए रह चुके हैं, 7वीं बार वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो विधानसभा जो सीट है वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आप तो बीजेपी में बड़े नेता हैं और बड़े नेता माने भी जाते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद लेनी चाहिए। अब इन मामलों में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हालांकि मीडिया से जब मीडिया ने कुछ सवाल भी किया कि वो नायब सिंह सैनी हैं, उनको तो बीजेपी ने पहले ही बोल दिया कि मैं उनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उस पर यह कहा कि अपने मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी पेश करना कोई गुनाह नहीं है, हम दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि वो आला कमान का काम है कि वो क्या फैसला लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि बस ये कही बातें हैं कि वो आला कमान का काम है फैसला लेना। अगर आला कमान का फैसला लेने की बात होती तो आप कहीं ना कहीं पहले उनसे बात करते, चर्चा करते, उसके बाद मीडिया के सामने रखते हैं। अगर आपने एक बार इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती है तो उसके लिए सबसे एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि मुख्यमंत्री सीट का मामला सेट करना। अब अगर विज ज्यादा अड़े रहते हैं तो हो सकता है कि वहां पर भी उप मुख्यमंत्री 2 बनाए जाएं, या विज को उप मुख्यमंत्री का सौदा किया जाए, या फिर उनको कुछ और दिया जाए। हमने देखा कि किस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जेल में जाते हैं और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाता है। उसके बाद से जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं और जब फिर हेमंत सोरेन बाहर आते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, अब एक बार मुख्यमंत्री की हवा लग गई तो उन्होंने पार्टी बदल लिया। तो यहां पर भी ये कहना कोई सही नहीं है कि अगर विज बोल दिए हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। और जाहिर सी बात है, इच्छा एक बार में आती नहीं है, पहले से माइंड में चल रहा होगा। अनिल विज भी खुद को भाप चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटाया गया, उसके बाद से इनकी भी मंत्री पद जो हटाई गई और ये नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस टाइम माना जा रहा था कि अनिल विज को झटका लगा है। हालांकि ये भी कहा जाता है खुले तौर पर अपनी बात नहीं रखते हैं, लेकिन अभी विधानसभा चुनाव के दरमियान ही जिस तरह से इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है मुख्यमंत्री पद शपथ लेने की या मुख्यमंत्री बनने की, तो ऐसा साफ तौर पर ऐसा लगता है
कि अब आने वाले वक्त में जो भाजपा है हरियाणा में, जो खुद को बता रही है कि हम 50 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं, अगर उनकी सरकार बनती भी है तो बीजेपी के सामने एक और ये चुनौती होगी कि नया सिंह सैनी के साथ साथ अनिल विज को मामला सेट करना है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर उप मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने बोला कि जब से नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहीं ना कहीं अनिल विज को झटका लगा। तो वहीं ये खबर में ये भी है कि जब नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया था देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, तो कई बीजेपी के लीडर्स वहाँ जो सीनियर्स थे वो नाराज थे। अनिल विज को भी नहीं पता था, उन्होंने ये भी कहा है कि अनिल मुझे विज नहीं पता था कि नया सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जब बैठक हुई उसके बाद पता चला। बिल्कुल, अनिल विज जो है उनके जब वो होता है क्या बोलते शपथ ग्रहण समारोह में भी नाराज दिखे थे और कई मीटिंग्स उन्होंने बुलाई मतलब जो सारे जो भी होते हैं एमएलए उनकी मीटिंग्स में भी अनिल विज नज़र नहीं आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपने सही कहा शायद कि जब वहाँ पे अगर बीजेपी सत्ता में जीत गई तो मुख्यमंत्री को लेकर के एक बड़ा मतलब वहाँ पे वो हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो मुख्यमंत्री के नाम से ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कुछ मसले चल रहे हैं। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे एक कमान संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा भी जो है काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और दोनों के बीच कहीं ना कहीं शायद आपको बता दें कि दोनों के बीच ये जो मुख्यमंत्री को लेकर के एक मसला है वो चल रहा। हालांकि बाहर कम आ रही हैं बातें, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है। कुमारी शैलजा ने यहाँ तक बोल दिया था कि मैं एमपी से इस्तीफ़ा दे दूँगी, बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दे दूँगी और मैं वहाँ पे एमएलए लड़ूंगी। और वो अपने आप को बहुत मजबूत बता रही थी, लेकिन जब कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है तो कुमारी शैलजा का नाम नहीं जारी किया था, उसमें उनका नाम ही नहीं था। लेकिन अब जब कुमारी शैलजा का नाम नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही वहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि जब कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट बन गई वहाँ पे तो भूपेंद्र हुड्डा वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने तो बहुत ही समझ के साथ जो कुमारी शैलजा हैं उनको तो मना लिया है। अभी कांग्रेस में सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जिस तरह से लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया आना या फिर उनका असहज महसूस करना, तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि हरियाणा में बीजेपी के लिए क्या सब कुछ ठीक होता है या क्या उनके हलचल की वजह से कांग्रेस वहाँ पर बाजी मार पाती है। बिल्कुल, इसी बीच एक खबर और है जो जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है और राहुल गांधी को हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत नहीं है, वो देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो बीजेपी लगातार इस बात का सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दी है कि यहाँ का मूल निवासी कौन है और यहाँ पे किसको क्या बोलना है। वो तो लगातार राहुल गांधी पे यही आरोप लगा रहे हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अगर सच में वो वीडियोज़ देखे जाए या उनको सुना जाए तो कहीं ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है कि उनकी बातों से देश का नाम बदनाम हो रहा है। साफ तौर पर अगर ये भी देखा जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी को बार बार ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हाल ही में जिस तरह से राहुल गांधी की छवि बनी है वो अपने आप में बीजेपी को ये चीज़ सही नहीं लग रही है। और बीजेपी में जिस तरह से ऐसे बयान आ रहे हैं कि आतंकवाद का नाम देना, मुझे लगता है अगर कांग्रेस की तरफ से किसी नेता ने ये कहा होता तो अभी तक शायद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो ही गए होते और देश में भी बड़े पैमाने पर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलता। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और मतलब विपक्ष का नेता जो होता है वो संविधान के दायरे में ही आता है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी। और किसी को भी, कोई भी पार्टी हो, कोई भी लीडर हो, उसको किसी दूसरी पार्टी के लीडर को आतंकवादी कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे। वहीं जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है, ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।